जय हिंद दोस्तों। A2B2 स्टडी के यूट्यूब चैनल पर मैं रंजीत केसरी आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज के लिए टॉप 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व कराने वाला हूं, जो कि आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न इसमें ऐड किए गए हैं। दोस्तों आपको बता दें कि अगर आप आज की ये क्लास कंप्लीटली ले लेते हैं तो आपके इस 50 क्वेश्चन में से 20 से भी अधिक क्वेश्चन सेम टू सेम आपको एग्जाम में छपते हुए देखने को मिलेंगे। यानी अगर आप आज की ये क्लास ले लेते हैं तो आपको किसी भी प्रकार के कोई भी पेड कोर्स लेने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। अगर आप इस पूरी क्लास को ले लेते हैं, इसके पहले हमारी 2 वीडियो लेक्चर जो है ऑलरेडी चैनल पर अपलोड कर दी गई हैं। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो चैनल पर विजिट करिए। आपको ग्रुप ए के बच्चों के लिए एक अलग से प्लेलिस्ट बना दी गई है। उस प्लेलिस्ट में विजिट करने पर आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री के 2 वीडियो लेक्चर ऑलरेडी उस पर मिल जाएंगे। ये तीसरी क्लास होने वाली है और आपको एग्ज़ाम से पहले हमने टारगेट किया हुआ है, इस सीरीज में आपको टोटल 30 वीडियो लेक्चर दिए जाएंगे। अगर आप इस 30 लेक्चर को प्रॉपर्ली अच्छे से ले लेते हैं, प्रॉपर्ली नोट्स बना लेते हैं हर एक क्वेश्चन का, तो आपको इंट्रेंस एग्जाम क्रैक करने से कोई भी नहीं रोक पाएगा और आप 100% गारंटी के साथ गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले पाएंगे। आपको किसी प्रकार के कोई पेड कोर्स लेने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले अभी तक अगर आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल मिल जाएगा, वहाँ पर क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि किसी बंद विद्युत परिपथ में 3 समान प्रतिरोधक पार्श्वक्रम यानी समांतर क्रम में संयोजित है या फिर जोड़े गए हैं, इससे परिपथ में कुल प्रतिरोध कितना होगा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको क्वेश्चन में ही इसका आंसर छिपा हुआ देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आप साफ तौर पर देख सकते हैं, दिया गया है कि किसी बंद विद्युत परिपथ में 3 समान प्रतिरोध जो कि समांतर क्रम में जुड़े गए हैं। यानी अगर कोई बंद परिपथ है उसमें 3 प्रतिरोध हैं जो कि समांतर क्रम में संयोजित है। यानी कि एक प्रतिरोध जो है समांतर क्रम में क्या होता है, समांतर क्रम में प्रतिरोध को जोड़ने का क्रम होता है 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। इसी क्रम में आपका R4 R3 5 ऐसे ही बढ़ता जाता है। अगर स्टेडी क्रम की बात कर ले तो R = तुल्य प्रतिरोध के लिए R1 + R2 + R3 इस क्रम में जोड़ा जाता है। ये आपको अच्छे से पता है। देखिए 3 प्रतिरोध की बात की गई है तो हम लिखेंगे 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। देखिए यहाँ पे तुल्य प्रतिरोध की बात करी गई है तो अगर हम इस रजिस्टेंस को, टोटल रजिस्टेंस जो है उसकी वैल्यू को अगर हम R मान लें, देखिए जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, अगर हम 1/R = तुल्य प्रतिरोध को अगर हम R मान लें, कांस्टेंट R मान के चलें, तो इस क्वेश्चन को काफ़ी आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। देखिए यहाँ पर अगर हम 1/R = तीनों को आपस में जोड़ना चाहें तो अगर आपका तुल्य जो प्रतिरोध होगा वो समांतर क्रम में जोड़ने पर वो आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अगर हम तुल्य प्रतिरोध को ऐड करने का प्रयास करेंगे तो आपका टोटल जो तुल्य प्रतिरोध होगा वो R/3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यानी अगर आप 1/R निकालें तो क्योंकि 1/ यहाँ पर अगर हम R मान लें + 1/R मान लें + 1/R, तीनों अगर R ही है, अब मान लीजिए हमें तुल्य प्रतिरोध यानी RT यहाँ पे लिख लें, ठीक है, तुल्य प्रतिरोध हमें ज्ञात करना है। तो RT = 1/R + 1/R + 1/R, यानी आपका टोटल जो हो जाएगा वो 1/RT = 3/R हो जाएगा। हमें तुल्य प्रतिरोध निकालना है, जब आप RT = निकालेंगे तो आपका वो जो RT = हो जाएगा वो आपका उल्टा हो जाएगा, यानी 3/R हो जाएगा। यानी कि जो इसका जो परिपथ का तुल्य प्रतिरोध होगा ना वो आपके प्रतिरोध का 1/3 होगा। यहाँ पे देख रहे हैं ना, या फिर आप R/3 लिखिए या फिर आप R × 1/3 करिए, यानी R का यानी प्रतिरोध का 1/3 हो जाएगा। यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर ए जो दिख रहा है, व्यक्तिगत प्रतिरोध का 1/3, यही इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन जो है बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट होगा तो आप एक बार वीडियो को रिवर्स करके फिर से देख सकते हैं, वीडियो आपके चैनल पर अपलोड कर दी जाएगी। दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है, आपको एग्जाम में एक क्वेश्चन ये जो दिख रहा है 110% देखने को मिलेगा, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर मैं आपको सॉल्व करा रहा हूँ। हाँ, वैल्यू थोड़े चेंज हो सकते हैं लेकिन आपको ये क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा एग्जाम में। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पेन और कॉपी लेकर बैठे हैं तो नोट जरूर कर लीजिएगा। एक विद्युत परिपथ के निम्नलिखित भाग पर विचार करना है। आपको एक सर्किट दिया गया है, यहाँ पर देख रहे हैं। अब इसको सॉल्व करना है। क्या सॉल्व करना है, आपको कुल प्रतिरोध ज्ञात करना है इसमें, ठीक है। तो कुल प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए आप देख रहे हैं ये जो 3 प्रतिरोध है एक दूसरे के साथ समांतर में जुड़े हुए हैं और ये एक जो ओम है वो आपका सीरीज में जुड़ा हुआ है। अब देखिए अगर आपको इस टोटल वैल्यू को दे दिया गया था, मान लीजिए यहाँ पे टोटल वैल्यू 5 ओम दे दिया गया था प्रश्न में, ठीक है, तो क्या करते आप 5 ओम ये और ये 1 ओम सीरीज में जुड़ा हुआ है, यानी 5 × 1 = 6 ओम आपका आंसर हो जाता।
लेकिन आपको यहाँ पर एक पैरेलल में 3 प्रतिरोध जुड़े हुए हैं और 1 ओम जो है सीरीज में जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहले आपको इस सर्किट में इसको सॉल्व करना होगा। और आप जानते हैं अच्छी से, पिछली क्लास अगर आपने ली है तो आप जानते हैं कि जो पैरेलल में रजिस्टेंस जुड़ते हैं वो 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 कुछ इस क्रम में जुड़ते हैं। वही अगर सीरीज की बात कर लें तो R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 इस क्रम में जुड़ते हैं। क्योंकि पहले यहाँ पे हमको इस पैरेलल वाले रेजिस्टेंस को सॉल्व करना है, तो इसको टोटल आप सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, लिख लीजिए 1/2। देखिए 1/R इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 टोटल निकालेंगे तो इसका जो टोटल इसका जो 8, 4 और 2 का जब आप निकालेंगे एलसीएम, तो एलसीएम कितना आ रहा है, टोटल एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम आपका 8 आ जाएगा। यहाँ पर आपका 2 चौके 8, 4 दूनी 8, 8 एक कम 8, 4 2 6 1 7 यानी 7/8 आ जा रहा है। 1/R इक्वल टू 1/R इक्वल टू 7/8 आ रहा है। यानी R की वैल्यू हम निकालेंगे तो 8/7 हो जाएगा। आपको कोई डाउट नहीं होगा, 8/7। अब प्लस में हमको 1 को जोड़ना है, वो भी सीरीज में, तो यहाँ पे 7 एलसीएम हो जाएगा। अब हम 7 से भाग देंगे तो यहाँ पे 8 आएगा, प्लस में यहाँ पे 7 हो जाएगा, यानी 8 7 15/7, यानी 15/7 जो है ये आपका टोटल रेजिस्टेंस का आ रहा है। तो अगर ऑप्शन में जाएंगे तो ऑप्शन नंबर बी जो आपको दिख रहा है यही इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट हो तो आप एक बार वीडियो को रिवर्स करके देख सकते हैं। दोस्तों अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके प्रीवियस ईयर में पूछा गया प्रश्न है, एक व्यक्ति 90 सेंटीमीटर से कम दूरी की वस्तुओं को नहीं देख पाता है। 90 सेंटीमीटर से कम दूरी की अगर कोई वस्तु है तो वह व्यक्ति नहीं देख पाता है। वस्तुओं को 30 सेंटीमीटर दूरी रखने पर के लिए उसे जिस शक्ति एवं प्रकृति का लेंस प्रयोग करना चाहिए वो कौन सा होगा। 2.2 डायोप्टर का उत्तल लेंस प्रयोग करना चाहिए, 4.45 डायोप्टर का उत्तल लेंस, 2.22 डायोप्टर का अवतल लेंस, या फिर 4.45 का डायोप्टर का अवतल लेंस। डायोप्टर क्या है, डायोप्टर जो है वो प्रकाश का जो है शक्ति जो होता है ना, उस पावर का जो मात्रक होता है, इसको याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि डायरेक्टली इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम में कभी कभी पूछ लिया जाता है। अब देखिए यहाँ पर अगर देखें तो u यानी प्रारंभिक जो दूरी है, u का मान जो है वो 90 सेंटीमीटर दिया गया है। और दोस्तों जब भी हम अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं तो अवतल लेंस के लिए, क्योंकि देखिए 90 सेंटीमीटर से कम दूरी की वस्तु को नहीं देख सकता है, यानी कम दूरी की वस्तु नहीं देख पा रहा है, यानी उसको क्या है, निकट दृष्टि दोष है। तो u इक्वल टू हम रखेंगे यहाँ पे -90 सेंटीमीटर, यह है आपका प्रारंभिक दूरी, ठीक है। v की वैल्यू आपका कितना, v की वैल्यू रखेंगे वो भी आपका -30 सेंटीमीटर यहाँ पे दिया गया है। अवतल लेंस के लिए हर एक वैल्यू को निगेटिव में लेते हैं, ये आपको पता होगा, आपने पिछली कक्षा में पढ़ा होगा। लेंस का सूत्र क्या होता है, लेंस का सूत्र होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस के 1/u। तो सेम इसी फार्मूले पे हम इस वैल्यू को पुट अप करने वाले हैं। हमको फोकस निकालना है तो 1/f इज इक्वल टू 1/u था तो माइनस के 90 रखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे आपका माइनस ऑलरेडी था तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/ आपका आ जाएगा 30। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका जब वैल्यू आएगा यहाँ पे आपका एलसीएम 90 हो जाएगा। अब यहाँ पे आपका माइनस के 1 प्लस में 30 3 के 90 यानी 3, यानी जब 3 को इसमें घटा देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 2/90 हो जाएगा। यहाँ पर माइनस ना है, ये जो 1 है वो माइनस में है और ये आपका 3 प्लस में है, तो आपका आ जाएगा 2/90। क्या आ जाएगा, 2/90। ये आपका जो 2/90 आ रहा है ना वो 1/f की वैल्यू आ रही है, यानी अगर f की वैल्यू निकालेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 2 से 90 को काट दीजिए तो आपका कितना आएगा, 45 आ जाएगा, 45 सेंटीमीटर, ठीक है। 45 सेंटीमीटर का आपको उत्तल लेंस प्रयोग करना होगा, यानी 45 सेंटीमीटर का उत्तल लेंस का मतलब कि आपका ये अवतल वाला ऑप्शन है, ये दोनों ही ऑप्शन आपका रॉन्ग हो जाएगा, ये दोनों ऑप्शन जो है गलत हो जाएगा। अब आपको लेंस की क्षमता ज्ञात करना है, तो लेंस की क्षमता ज्ञात करने का सूत्र होता है, सूत्र को नोट जरूर कर लीजिएगा, P इक्वल टू 100/f। लेंस की क्षमता ज्ञात करने का सूत्र होता है P इक्वल टू 100/f, ठीक है। और अगर आप इसको सॉल्व करने आ रहे हैं तो P इक्वल टू यहाँ पे 100 तो है ही, f की वैल्यू कितना आया था आपका 45, f की वैल्यू जो है आपकी 45 ही तो आई थी। तो इसको आप जब डिवाइड करेंगे 45 से तो 2.22 समथिंग आपका आएगा। अब 2.22 समथिंग जो है आपका, ये इसका मात्रक क्या होगा, तो आप कहेंगे सर डी, आपने बताया डायोप्टर जो है वो लेंस की क्षमता का मात्रक होता है, तो यहाँ पे 2.22 डायोप्टर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका क्षमता हो जाएगा, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जाएंगे तो आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमने ज्ञात किया क्या, उत्तल लेंस के बारे में ज्ञात किया, इसके साथ साथ 2.22 जो आपका शक्ति है, यानी जो क्षमता होगी लेंस की वो 2.22 डायोप्टर की क्षमता का लेंस उस व्यक्ति को प्रयोग किया जाएगा। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा।
दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है, आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि एक व्यक्ति जिसकी स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर है। देखिए आपके एग्जाम में डायरेक्टली एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी जो है कितनी होती है। आपसे 4 ऑप्शन आपको दिख जाएंगे और आपको एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। आपको देगा 25 मीटर, आपको दे देगा ऑप्शन नंबर ए में 25 मीटर, बी में दे देगा 25 सेंटीमीटर, सी में दे देगा आपको 20 सेंटीमीटर। इसी प्रकार से आपको 4 ऑप्शन दिख जाएगा। आपको याद रखना है कि स्पष्ट दृष्टि की जो न्यूनतम दूरी होती है वो 25 सेंटीमीटर होती है। ओके, ये आपके डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जाता है। अब यहाँ पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन की बात कर लें। एक व्यक्ति की जो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है वो 25 सेंटीमीटर है। 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का आवर्धन लेंस आँखों के समीप रखकर प्रयोग करता है। वस्तु की दूरी तथा प्राप्त आवर्धन जो है वो क्या होगा। देखिए जो आवर्धन क्षमता है इसको हम एम से डिनोट करते हैं। पिछली क्लास जो बच्चे ने ले होगी उसको पता होगा। तो हमें आवर्धन ज्ञात करना है तो m इज इक्वल टू 1 प्लस d/f, ये होता है आवर्धन क्षमता ज्ञात करने का सूत्र होता है, फार्मूला होता है। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। m इज इक्वल टू 1 प्लस d/f। m इज इक्वल टू 1 प्लस स्पष्ट दृष्टि की जो न्यूनतम दूरी है वो 25 सेंटीमीटर है। डी जो है वो आपकी न्यूनतम दूरी जो है 25 प्रश्न में दिया गया है तो यहाँ पे 25 रखेंगे। एफ यानी जो फोकस दूरी है वो आपको दिया गया है प्रश्न में कितना 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी, तो यहाँ पे 5 रखिए। जब 25 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा। 25 को जब आप 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा। आप कहेंगे सर 5 आएगा। 5 और प्लस 1 यानी कि एम की जो वैल्यू है वो आप कहेगी 6। आवर्धन क्षमता जो है आपकी 6 आ गई। अब आप ऑप्शन में चले जाइए तो ऑप्शन नंबर ए में 6 दिया गया है और ऑप्शन नंबर सी में 6 दिया गया है, यानी कि बी और डी का कोई सवाल नहीं उठता है। अब यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो सकता है या फिर ऑप्शन नंबर सी सही हो सकता है। आपने आवर्धन क्षमता तो ज्ञात कर लिया, लेकिन वस्तु की दूरी भी तो आपको ज्ञात करनी है। तो वस्तु की दूरी ज्ञात करने के लिए 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस के 1/u। तो 1/v यानी कि स्पष्ट दृष्टि की जो न्यूनतम दूरी है वो कितनी है 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आपका रखिए 1/v की वैल्यू कितना है माइनस के 25 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे आप लगाएंगे माइनस का सिंबल और यहाँ पे 1/5 रख देंगे, जो कि आपकी 5 सेंटीमीटर जो है फोकस दूरी यहाँ पे प्रश्न में दिया गया है। ओके, यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे 1/u की वैल्यू निकालेंगे आप, तो 1/u इज इक्वल टू 1/-25 माइनस के 1/5। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। देखिए 25 जो है आपका एलसीएम हो जाएगा, यहाँ पे आपका माइनस के 1, 25 एक कम 25, ठीक है, और यहाँ पे आपका 5 × 25 यानी कि आपका माइनस के 5 हो जाएगा। अब दोनों को ऐड कर देंगे तो आपका 1/u इज इक्वल टू माइनस के 6/25 हो जाएगा। यानी जब इसको आप डिवाइड करेंगे -6/25 यानी कि u इज इक्वल टू 25/-6, इसको डिवाइड करेंगे तो u इज इक्वल टू जो वैल्यू आएगा वो माइनस के 4.1 समथिंग आएगा, 4.1 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये आपका बिल्कुल सटीक बैठ रहा है। ठीक है, आप अगर कैलकुलेशन करेंगे, खुद से कैलकुलेशन करेंगे तो आपको और भी अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व करने में मज़ा आएगा। ठीक है, अगर आप पेन और कॉपी लेकर बैठे हैं, नोट्स बनाते हैं प्रॉपर्ली, तो एग्जाम के टाइम अगर आप एक बार एक झलक इसको देख कर भी चले जाते हैं एग्जाम में है, तो आप फार्मूले आपको याद रहेंगे, तो आप क्वेश्चन को केवल कैलकुलेशन करना है, आप बिल्कुल सही इसको सॉल्व कर पाएंगे। यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं या फिर वीडियो को एक बार रिवर्स करके ज़रूर देख लीजिए। दोस्तों अगला जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है वो है किस कारण से तारे टिमटिमाते हैं। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर में बहुत बार रिपीट हो चुका है। तारे के प्रकाश का वायुमंडलीय विवर्तन यानी डिफ्लेक्शन के कारण, तारे के प्रकाश का वायुमंडलीय परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन के कारण, तारे के प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन यानी रिफ्लेक्शन के कारण, या फिर तारे के प्रकाश का वायुमंडलीय परिक्षेपण यानी डिस्पर्शन के कारण। देखिए पूर्ण आंतरिक परिवर्तन आपने पढ़ा होगा, या फिर यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग सी ऑप्शन दिख रहा है। तारे के प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन रिफ्लेक्शन के कारण जो है हमें तारे टिमटिमाते हुए दिखाई पड़ते हैं। यहाँ पे सी ऑप्शन जो बच्चे दे रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है एक अवतल दर्पण की स्थिति में, एक आपके पास अवतल दर्पण है, यदि किसी वस्तु को दर्पण के मुख्य फोकस, किसी वस्तु को, देखिए आपका एक दर्पण है अवतल दर्पण, ठीक है, ये आपका अवतल दर्पण है। ओके, एक आपका अवतल दर्पण है। अब इस दर्पण यदि किसी वस्तु को दर्पण के मुख्य फोकस, यानी आपका ये फोकस है, अब इस फोकस पे किसी फोकस और ध्रुव के बीच ये फोकस है और ये आपका ध्रुव है। अब आपका वस्तु जो है ना वो यहाँ पर रखा गया है, समझ लीजिए ये आपका वस्तु रखा गया है। ठीक है, तो प्रतिबिंब के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। प्रतिबिंब आभासी होगा, बिल्कुल सही है। प्रतिबिंब बढ़ा हुआ अथवा आवर्धित होगा, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, तो ये देखिए गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर वस्तु किसी फोकस और इस
जो आपका दर्पण का ध्रुव है उसके बीच में रखते हैं तो वस्तु जो है दूसरी ओर बनता है सेम लोकेशन पे। प्रतिबिंब सीधा बनेगा तो ये भी बिल्कुल सही है, यानी कि यहाँ पे जो आपको सी ऑप्शन दिख रहा है ये कथन सही नहीं है। प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, ये रॉन्ग आंसर है। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक टेलीफोन का विशिष्ट प्रतिरोध 4.2 माइक्रो ओम सेंटीमीटर है। यदि तार का व्यास 11 सेंटीमीटर है तो 3.3 किलोमीटर तार का प्रतिरोध ओम में क्या होगा। दोस्तों ये सब क्वेश्चन आपको कुछ हार्ड लग रहे होंगे, लेकिन आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना ही होगा, क्योंकि ये सभी आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न हैं। और आप ये नहीं कह सकते कि सर ये क्वेश्चन नहीं आएगा या फिर ऐसा प्रश्न नहीं आता है। ये सभी के सभी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हुए प्रश्न हैं। अब देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन देखते ही आपको दिख लेना है कि इसमें वैल्यू दिया क्या है। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे 4.2 विशिष्ट प्रतिरोध जो है दिया गया है 4.2 माइक्रो ओम। ठीक है, यदि तार का व्यास, तार का जो लंबाई है, व्यास जो है वो 11 दे दिया गया है। अब यहाँ पे 3.3 किलोमीटर तार का प्रतिरोध, तार की लंबाई भी दे दी गई है। तो यहाँ पर फार्मूला जो यूज करेंगे, आपको प्रतिरोध याद करना है तो R = रो बाई ए। ये फार्मूला आपने पढ़ा होगा, रो L बाई ए होता है। ठीक है, R = रो L बाई ए, इस फार्मूले का आपको उपयोग करना है। तो R आपको याद करना है, अब यहाँ पे रो L बाई ए। ठीक है, तो इसे हम यूज़ कर रहे हैं, इसी फार्मूले का यूज़ कर रहे हैं। फार्मूले को नोट कर लीजिएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए R बराबर हमें रो का मान यहाँ पे दिया गया है 4.2 माइक्रो ओम सेंटीमीटर। माइक्रो दिया है इसलिए हमें यहाँ पे 10⁻⁻6 करना पड़ेगा, क्योंकि 1 मीटर में 10⁻6 माइक्रो होते हैं। ठीक है, माइक्रोन। तो यहाँ पर 4.2 × 10⁻6 कर लेंगे। यहाँ पे थोड़ा छोटा लिख लेते हैं। R = यहाँ पे रेड कर लेते हैं कलर को। R = 4.2 × 10⁻⁻6। ये आपका विशिष्ट प्रतिरोध हो गया। रो L था ना, रो के बाद L ही तो था। L की वैल्यू कितना दिया गया है 3.3 किलोमीटर। तो 3.3 यहाँ पे वैल्यू कर दीजिए, 3.3 किलोमीटर है। और यहाँ पर आपका हो जाएगा इनटू में 3.3 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। और यहाँ पे दिया गया है 3.3 किलोमीटर तार का प्रतिरोध ओम में आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो 3.3 इंटू यहाँ पे किलोमीटर है तो 10⁻⁻ आपका हो जाएगा 10⁻⁻ आपका हो जाएगा 5। ठीक है, क्योंकि हमको उसको मीटर जो है उसको मीटर में चेंज करना होगा वैल्यू को ना। अब यहाँ पे टोटल डिवाइड करेंगे, रो L बाई ए था तो ए क्या है, ए आपका एरिया है। ए बराबर आपका होता है πr²। ठीक है, ए बराबर आपका होता है πr²। तो यहाँ पर ए की जगह पर हम πr² लिख सकते हैं। आप कहेंगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं, तो यहाँ पर रख देते हैं πr²। ठीक है, एक कैलोरी में जो होते हैं 20⁻5 सेंटीमीटर होते हैं। एक जो कैलोरी होता है, एक कैलोरी बराबर 20⁵ सेंटीमीटर होता है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब देखिए R = हम इसको ज्ञात कर लेते हैं कि हमका आंसर क्या आ रहा है। आप सभी कैलकुलेशन कर सकते हैं। R = 4.2 × 3.3 × 10⁻⁻1 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई आपका यहाँ पे पाई का जो मान होता है, पाई जो है यहाँ पे दिख रहा है आपका, पाई की जो वैल्यू होती है वो कितना होता है, पाई का जो मान होता है वो आपका 3.14 रख दीजिए, या फिर आप 22/7 भी रख सकते हैं। R क्या है, आपकी R जो है वो त्रिज्या है, लेकिन त्रिज्या तो हमें रखना नहीं है, हमें तो व्यास रखना है 11 सेंटीमीटर। तो इसको 11 जो है ना उसको आपको चेंज करना होगा। तो वृत्त का जो व्यास होता है उसके त्रिज्या का दूना होता है। तो ये व्यास है तो इसका आधा कर देंगे तो वो त्रिज्या हो जाएगा, यानी 11/2 कर दीजिए आप, तो कितना हो जाएगा 2 5 6 10, और आपका यहाँ पे 5 दशमलव कुछ समथिंग आपका आ जाएगा। ठीक है, 11 को आप 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका जो है 5.5 समथिंग कुछ आंसर आ जाएगा। जब इसको आप सॉल्व कर लेंगे 5.5 समथिंग कुछ रख देंगे वैल्यू को, तो आपका जो आंसर है उसको सॉल्व करना काफ़ी इजी हो जाएगा। चलिए इसको हम सॉल्व करके देख लेते हैं कि आंसर इसका कितना आ रहा है। देखिए यहाँ पर जो वैल्यू है, यहाँ पे जो 11 सेंटीमीटर जो आपको दिख रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। ये 11 सेंटीमीटर नहीं होगा बल्कि 1 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, यहाँ पे हो गया है थोड़ा सा मिस्टेक, यहाँ पे 1 सेंटीमीटर होगा। 1 को जब आप 2 से डिवाइड करेंगे तो 0.5 आ जाएगा। ठीक है, तो अब वही काम करने वाले हैं हमें 0.5। तो यहाँ पर आपका πr² जो है, यहाँ पे हम इसको डिलीट कर लेते हैं वैल्यू को। देखिए
पाई का मान हम रख दिया 3.14 इंटू यहाँ पर 0.5 इसका व्यास हो गया, इसका होल स्क्वायर, क्योंकि पाई आर स्क्वायर था ना। अब आपको इसको सॉल्व करना है, आप सभी इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर 100% आ जाएगा। और दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको आप जरूर सॉल्व करिएगा खुद से, आपका आंसर 100% आ जाएगा। सॉल्व करिएगा, सॉल्व करने पर इसका जो आंसर आएगा वो आपका आएगा 1.764 समथिंग आएगा, ठीक है। तो सॉल्व करके कॉमेंट जरूर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण में विद्युत वाहक बल किसके समानुपाती होता है? विद्युत चुम्बकीय प्रेरण में विद्युत वाहक बल किसके समानुपाती होता है? तो वो चुंबकीय फ्लक्स की परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। ये फैराडे का रूल है, फैराडे का जो नियम है, जब किसी परिपथ से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो परिपथ में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिसका परिमाण चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। जैसे कि विद्युत फ्लक्स जो है E = -K d∅/dt, ये फार्मूला आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ पर आपका विद्युत वाहक बल E है ना, वो किसके परिवर्तन, ये जो आपका d∅ दिख रहा है यहाँ पर, ये आपको दिख रहा है ना d∅, तो ये d∅ क्या है, ये फ्लक्स में परिवर्तन है, ठीक है। तो फ्लक्स में परिवर्तन के यहाँ पे ऋणात्मक चिन्ह है, तो ऋणात्मक दर के बराबर होता है। ऋणात्मक तो आपको ऑप्शन में दिया नहीं गया है, तो फ्लक्स में परिवर्तन के, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के बराबर होता है आपका ई क्या है, आपका विद्युत चुंबकीय प्रेरण यानी विद्युत वाहक बल है आपका, ठीक है। तो उम्मीद है आप क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में बिल्कुल छप सकता है ये क्वेश्चन, क्योंकि प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, तो आगे वाले एग्जाम में भी पूछा सकता है। एक खगोलीय दूरदर्शी जिसके लेंसों की फोकस दूरियां 2.5 सेंटीमीटर तथा 100 सेंटीमीटर है, लंबाई तथा आवर्धन क्षमता इसकी ज्ञात करना आपको है। दोस्तों आपको बता दें कि ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं ना, एकदम करेक्ट कन्फर्म है कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा ही। हो सकता है कि यहाँ पे 12.5 जो दिया गया है यहाँ पे 5.5 दे दे, कुछ और वैल्यू दे दे। यहाँ पर 100 सेंटीमीटर है तो यहाँ पे 200 सेंटीमीटर दे दे, वैल्यू चेंज कर सकता है, लेकिन आपका क्वेश्चन जरूर आएगा। यहाँ पर अगर हम आवर्धन क्षमता की बात करें तो आपको बताया था हमने, आवर्धन क्षमता M = फार्मूला होता है क्या, D/F। आवर्धन क्षमता M = क्या होता है, D/F ही तो होता है। इसके अलावा आवर्धन क्षमता का एक और सूत्र होता है, M = FO/FE, ठीक है। M = FO/FE यानी कि खगोलीय जो दूरदर्शी खगोलीय दूरदर्शी है, ठीक है। तो इसमें जो आपका FO यानी एक लेंस हो गई आपकी, और FE जो है वो दूसरी लेंस के लिए आवर्धन क्षमता ज्ञात करने का सूत्र होता है। तो M = FO/FE, तो बड़ी वाली वैल्यू 100 सेंटीमीटर है, तो FO यहाँ रख दीजिए और FE 2.5 यहाँ रख दीजिए। अब इसको डिवाइड कर लीजिए, तो डिवाइड करने पर जो M की वैल्यू आएगी वो आपका कितना आएगा, 25 × 100 यानी कि 40। M = 40 आ गया। तो अगर आप इस सेकेंड वाली वैल्यू को यानी आवर्धन क्षमता को नहीं भी निकालते हैं, लंबाई को नहीं भी निकालते हैं, तो आपको होता है कि 40 तो केवल इसी ऑप्शन में दिख रहा है, तो ये ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगर आपको लंबाई ज्ञात भी करना है तो इस फार्मूले को भी नोट कर लीजिए। लंबाई ज्ञात करने के लिए आपको दोनों को ऐड करना होगा, यानी कि 2.5 सेंटीमीटर तथा 100 सेंटीमीटर। एक खगोलीय दूरदर्शी इसके लेंसों की फोकस दूरियाँ, ठीक है। तो एक लेंस जो है उसकी फोकस दूरी 2.5 है, दूसरे की 100 सेंटीमीटर है, तो टोटल जो लंबाई होगी वो 100 + 2.5 यानी कि 102.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, बस आपको इसका सॉल्व करने का तरीका पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। दोस्तों तुल्यांकी भार से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आता है, 100% आता ही आता है। यहाँ पे दिया गया है कैल्शियम सल्फाइड CaSO4 का तुल्यांकी भार क्या होगा, 136 होगा, 68 होगा, 116 होगा या फिर 88 होगा। यहाँ पर परमाणु भार दिया गया है, कैल्शियम का जो है 40 है, यहाँ पर सल्फर है उसका 32 है, ऑक्सीजन का है 16। ये सब आपको प्रश्न में दिया रहेगा, नहीं दिया रहेगा तो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि कम से कम 30 तत्वों के नाम आपको याद होने चाहिए मुझे पानी, ठीक है, क्योंकि अगर आपको याद नहीं है तो प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ पर CaSO4 का अणु भार आपको सबसे पहले याद करना होगा। तो CaSO4 का अणु भार बराबर होता है आपका कैल्शियम परमाणु का भार प्लस सल्फर परमाणु का भार, ठीक है, प्लस में 4 × ऑक्सीजन का परमाणु भार, ठीक है। कैसे, देखिए यहाँ पे आपका CaSO4 है, इसका आपको अणु भार ज्ञात करना होगा सबसे पहले। बहुत ध्यान देखिएगा, आपका केमिस्ट्री का क्वेश्चन है और आपका एक क्वेश्चन जरूर आएगा, हो सकता है आपको H2SO4 का अणु भार पूछ ले। तो देखिए सबसे पहले CaSO4 का अणु भार ज्ञात करें, तो अणु भार को हम M से डिनोट करते हैं। M = देखिए कैल्शियम का अणु भार कितना है, तो यहाँ पे दिया गया है 40, तो 40 रख दीजिए, कैल्शियम का हो गया। फिर सल्फर है तो प्लस लगाइए, सल्फर कितना दिया गया है सर, सल्फर का दिया गया है 32, तो 32 रख दीजिए, ठीक है, प्रश्न में दिया गया है 32 रख दीजिए। प्लस में ऑक्सीजन का दिया है O4 दिया गया है,
O4 दिया गया है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, ऑक्सीजन का तो 16 है ना, तो 16 तो रखेंगे, इनटू में 4 भी रखना होगा आपको, समझ रहे हैं। बस इसको आप सॉल्व कर लीजिए। तो m इज इक्वल टू 40 और 32 और 16 को ऐड करेंगे, 40 रख दीजिए, यहाँ पे आपका 32 हो जाएगा और यहाँ पे 16 चौका 64 हो जाएगा। 64 और 32 को ऐड करेंगे तो कितना होगा, 60 30 90 4 94 95 96, यानी कि 40 प्लस 96, यानी आपका टोटल जो आएगा 136 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 136 आ जाएगा। यानी इसका जो तुल्यांकी भार है वो आपने अभी ज्ञात किया, तो 136 जो है इसका अणु भार आया हुआ है, ठीक है। लेकिन आप अगर ए ऑप्शन मार के चले जाते हैं तो आपका आंसर तो गलत हो जाएगा। सबसे पहले आपको इसका अणु भार ज्ञात करना है। अणु भार जैसे कि आपको एक एग्जांपल और दे दें ताकि आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाए। जैसे आप सभी हमें H2SO4 का अणु भार निकाल कर बताइए, तो आप कहेंगे सर कैसे निकालें, बहुत ही ईजी है। m इज इक्वल टू, सबसे पहले H2 है तो हाइड्रोजन जो है उसका परमाणु भार 1 होता है, तो 1 इंटू H2 है तो यहाँ पे 2 कर दीजिए। प्लस में सल्फर का दिया गया है कितना, 32, तो 32 लिख दीजिएगा। प्लस में ऑक्सीजन का 4 दिया है, O4 दिया गया है, 16 इंटू 4 कर दीजिए। अब टोटल को जोड़ दीजिए, आपका m जो आएगा वही H2SO4 का अणु भार हो जाएगा। अगर आपको जल का अणु भार पूछ ले, H2, ये सब क्वेश्चन एग्जाम में प्रीवियस ईयर में पूछे गए, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। m इज इक्वल टू H का 1 होता है, हाइड्रोजन का 1 ही होता है ना, इंटू 2 करिए, प्लस ऑक्सीजन का O केवल दिया है, यानी कि केवल आपको 16 लिखकर ऐड कर देना है। 16 और 2 1 कम 2, यानी 16 2 18, यानी 18 जो है वो H2 यानी जल का अणु भार होता है। जल का अणु भार 18 होता है, ये भी आपको याद हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए आपने इसका जो अणु भार ज्ञात किया था m इक्वल टू 136 आया हुआ था। तुल्यांकी भार का एक फार्मूला होता है, इसको आपको याद करना होगा। तुल्यांकी भार इक्वल टू अणु भार बटे संयोजकता। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, आप सभी चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तुल्यांकी भार, यहाँ साफ नहीं आ रहा है, तुल्यांकी भार बराबर, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ अणु भार, यानी कैपिटल स्मॉल m लिख दिया या फिर कैपिटल m लिख दीजिए, m बाई संयोजकता। नोट जरूर कर लीजिएगा क्योंकि एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में जरूर आएगा इससे। तुल्यांकी भार बराबर m बाई संयोजकता। m क्या है, अणु भार बटा संयोजकता। तो यहाँ पे हम तुल्यांकी भार को t लिख दे रहे हैं, t इक्वल टू m बाई संयोजकता को हम s लिख दे रहे हैं, ठीक है, आगे लिखना ना पड़े। m का मान कितना निकाला था आपने, 136 निकाला हुआ था, डिवाइड बाई संयोजकता। अब यहाँ पे बात आती है संयोजकता किसकी रखनी होगी, तो संयोजकता जब निकालेंगे तो जो आपका कैल्शियम है ना, इसकी जो संयोजकता होती है वो +2 होती है, ठीक है। अगर हम SO4 की बात कर लें तो SO4 जो है इसकी संयोजकता जो होती है -2 होती है, ठीक है। तो अब क्योंकि एक की संयोजकता -2 है, कि 2 + 2 है, तो जब दोनों का संयोजकता हम यहाँ पे रखेंगे संयोजकता, तो आपका वो जो प्लस में 2 रखेंगे क्योंकि माइनस वैल्यू को हम छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे हम 136 तुल्यांकी भार बराबर t इज इक्वल टू 136 हमारा अणु भार आया हुआ था, डिवाइड बाई 2 कर दीजिए। तो यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, 136 बटा 2 करेंगे तो आपका कितना आएगा, 68 आ जाएगा। तो ये 68 आपका तुल्यांकी भार हो जाएगा। एक बार फिर से देख लीजिए, जब भी आपको कोई एक यौगिक दिया होगा उसका अणु भार पूछेगा तो सबसे पहले आप उस यौगिक का अणु भार यानी m ज्ञात कर लीजिएगा। m ज्ञात करने का तरीका मैंने आपको बता दिया है, एग्जाम्पल भी बता दिया है। अणु भार ज्ञात करने के बाद जितना भी अणु भार आएगा उस अणु भार को कैल्शियम यहाँ पे दिया गया है और सल्फर दिया गया है, तो या तो कैल्शियम के या फिर सल्फर के जो संयोजकता होगी ना उससे आपको भाग देना होगा। अब संयोजकता कैसे याद करेंगे सर, देखिए संयोजकता ज्ञात करने का एक बहुत ही ईजी तरीका बता रहा हूँ। कैल्शियम जो है इसका, आप सभी हमें कैल्शियम का परमाणु क्रमांक बता दीजिए एक बार। देखिए आप सभी कहेंगे कि सर जो कैल्शियम है इसका जो परमाणु भार तो यहाँ पे दिया गया है, तो हमसे आप क्यों पूछ रहे हैं। देखिए कैल्शियम का जो परमाणु भार है 40 है, यानी कि कैल्शियम जो है इसका जो परमाणु क्रमांक होगा वो 20 होगा, क्योंकि आधा ही तो होता है। किसी भी तत्व का जो परमाणु क्रमांक है वो उसके परमाणु भार का आधा होता है, या फिर किसी तत्व का जो परमाणु भार है वो उसके परमाणु क्रमांक का दूना होता है। यानी अगर हम 40 कैल्शियम का परमाणु भार है तो इसका जो क्रमांक होगा ना वो 20 होगा। सल्फर का 32 है तो इसका जो परमाणु क्रमांक होगा वो 16 होगा, 16 दूना 32 होता है। ऑक्सीजन का अगर 16 परमाणु भार है तो 8 इसका परमाणु क्रमांक होगा, ये तो आपको पता ही होगा। तब देखिए कैल्शियम 40 दिया गया है, तो यहाँ पे मान लीजिए इसका जो परमाणु क्रमांक है वो 20 है। तो आपको यहाँ पर आप बाउ के रूल से इसका जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना होगा। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है पहले कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, दूसरे कक्षक में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। 8 और 2 कितने होते हैं, 10, यानी 10 आपको और भर करना है। तो 2 8 और यहाँ पे 8 एंड लास्ट कक्षक में 2। अब आप टोटल को अगर काउंट कर लें तो 2
8 2 10, 8 18, 18 2 20, यानी टोटल आपके 20 फिल अप हो जा रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं लास्ट जो कक्षक है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, केवल 2। तो यही जो लास्ट बाहरी कक्षक में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है वही किसी तत्व की संयोजकता कहलाती है। ओके, तो यहाँ पर आपका जो संयोजकता है वो कैल्शियम का 2 है, उसी प्रकार सल्फर का भी आप निकालेंगे तो वही आएगा। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। संयोजकता कैसे निकालते हैं, क्या होती है, आपको मैंने इसके बारे में बता दिया है। उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से रेडॉक्स अभिक्रिया है, निम्नलिखित में से कौन सी रेडॉक्स अभिक्रिया है, रेडॉक्स अभिक्रिया। तो ए बी सी, आपको डी 4 ऑप्शन दिख रहे होंगे। तो देखिए यहाँ पर आपका जो चारों ही ऑप्शन हैं वो सभी रेडॉक्स अभिक्रिया को ही दर्शाते हैं। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आप पूछेंगे सर रेडॉक्स अभिक्रिया पहचानना कैसे है, अगर आपको एग्जाम में कोई रिएक्शन दे दे तो आप कैसे पहचानेंगे। तो देखिए आप देख रहे होंगे यहाँ पे कोई भी एलिमेंट, कोई भी यौगिक देख रहे हैं, कोई भी रिएक्शन देख रहे हैं, हर एक रिएक्शन में ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों ही क्रिया हो रही है। देखिए यहाँ पर ऑक्सीकरण हो रहा है, यहाँ पर ठीक है अपचयन हो रहा है, ऑक्सीकरण अपचयन तीनों ही रिएक्शन में हो रहा है। तो जैसा ऐसा कोई रिएक्शन जिसमें कि अभिक्रियाओं में ऑक्सीकरण भी हो रहा हो तथा अपचयन भी हो रहा है, अतः ऐसी सभी जो अभिक्रियाएं होंगी उसको रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक है, तो सभी उत्तर जो है इनमें से आप कहेंगे कि इस विकल्प में कौन सा उत्तर जो है वो सही है। तो इस विकल्प में कोई भी उत्तर जो है आपको सही नहीं दिख रहा है, यानी उपरोक्त सभी यहाँ पे होना चाहिए था, सही नहीं है। ठीक है, यहाँ पर उपरोक्त सभी में से कोई भी जो है वो सही नहीं है। ओके, तो उम्मीद है कि क्लियर हो गया होगा, सभी को क्लियर है। हाँ, 69 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा डी। ओके, हाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है 70 नंबर क्वेश्चन में कि एन कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है, यहाँ पे कितनी हो सकती है। आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनों के भरने का जो क्रम होता है, सबसे जो अंतर का कक्षक होता है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसके बाद 2 के बाद 8 इलेक्ट्रॉन आप फिल करते हैं, 8 के बाद आप 18 इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, उसके बाद आप 32 इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं। तो अधिकतम जो इलेक्ट्रॉन है एन कोष में वो आपका एन क्या है, वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भरने का जो कोष है, कोष उपकोष के बारे में बताता है। तो यहाँ पे मैक्सिमम जो है 32 भर सकते हैं, या सबसे कम आप 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं एक कक्षक में। और उसके बाद हमने अभी एक एग्जाम्पल आपको बताया था 2 8 8 2, ये मैंने आपको कैल्शियम का जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना बताया था। तो 2 8 8 2 यानी कि बाहरी कक्षक में सबसे अंदर वाले कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन फिल किया, फिर 8 कक्षक को फिल किया। अब यहाँ पे अगर हमने 8 2 फिलअप किया है, अगर आपके ज़्यादा संख्याएँ इलेक्ट्रॉन भरने होते तो यहाँ पर हम 8 2 नहीं भरते बल्कि 18 भरते। तो यहाँ पर 2 8 18 और 32, यहाँ पे डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र में उसकी दिशा के समांतर एक इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है, इलेक्ट्रॉन पर जो बल होगा वो कितना होगा। चुंबकीय क्षेत्र में, चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा है ना, उसी की दिशा के समांतर एक इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है। तो कि इलेक्ट्रॉन पर जो बल होगी वो उसकी दिशा के क्षेत्र के लंबवत होगी, उसकी दिशा के क्षेत्र की दिशा में ही होगी, दिशा की क्षेत्र के विपरीत दिशा में होगी। यानी अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो चुंबकीय क्षेत्र अगर इस दिशा में है, इस दिशा में चुंबकीय क्षेत्र है, तो क्या इलेक्ट्रॉन इस दिशा में फ्लो करेगा, गति करेगा, या फिर उसके ही दिशा में गति करेगा, ये सब पूछा गया है। तो जो इलेक्ट्रॉन की जो गति होगी ना, 72 का जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका डी होगा, यानी शून्य गति हो जाएगी। यानी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अगर इस साइड है तो जो इलेक्ट्रॉन की जो गति की दिशा होगी वो शून्य होगी, यानी गति इलेक्ट्रॉन आपका नहीं करेगा। अगला प्रश्न है, रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के कारण निम्न में से किसकी खोज हुई थी। जो रदरफोर्ड महोदय थे, इनका एक प्रयोग था अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग। इस प्रयोग के कारण निम्न में से किसकी खोज इन्होंने करी थी। तो इन्होंने खोज करी थी न्यूक्लियस की, यानी न्यूक्लियस जो आपका जो होता है अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग में, न्यूक्लियस यानी केंद्रक कह सकते हैं। तो 73 का जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा सी ऑप्शन। ओके, इसके अलावा आप ये भी याद रखिए कि नाभिक में मौलिक रूप से जो कण होते हैं वो इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। इन्होंने इलेक्ट्रॉन के नाभिक की खोज की थी अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग में। और इलेक्ट्रॉन में इन्होंने बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये तीनों जो है नाभिक में उपस्थित होते हैं। अगला क्वेश्चन है, गामा
विकिरण की चाल का प्रकाश की चाल से तुलना करने में इनमें से कौन सा संबंध जो है वो सही है? तो इसमें जो सही संबंध है वो है गामा विकिरण की जो चाल होती है वो प्रकाश की चाल के बराबर होती है। यहाँ पर बी ऑप्शन जो दिख रहा है यहाँ पर दिया गया है, विकिरण की चाल प्रकाश की चाल के बड़ा होती है, ज़्यादा होती है। विकिरण गामा की विकिरण की जो चाल होती है प्रकाश की चाल से कम होती है, या फिर विकिरण की चाल प्रकाश की चाल से कम या अधिक या बड़ी हो सकती है। लेकिन यहाँ पे जो करेक्ट है वो है गामा विकिरण की जो चाल होती है वो प्रकाश की चाल के बराबर होती है। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि प्रोटॉन है, भारी हाइड्रोजन का नाभिक है, एक मूलभूत कण है, धनावेशित कण है, या फिर उपरोक्त सभी सही हैं। तो देखिए अगर प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन की खासियत है कि एक धनावेशित कण है। प्रोटॉन जो है, अगर इलेक्ट्रॉन की हम बात कर लें तो आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन जो है इस पर ऋण आवेश होता है। क्या होता है? ऋण आवेश होता है। और अगर हम प्रोटॉन की बात कर लें तो प्रोटॉन जो है वो धन आवेशित कण होता है, इस पर धन चार्ज होता है। ठीक है। अगर हम न्यूट्रॉन की बात कर ले लास्ट में तो न्यूट्रॉन जो है ये आपका उदासीन होता है। न्यूट्रॉन जो है वो उदासीन कण है, इसके बारे में आपको पता होगा। अगला क्वेश्चन है, एक धातु के 3 ऑक्साइड हैं, प्रत्येक में धातु की जो मात्रा है वो 76.47% है, 61.78% है तथा 51.68% है। तो ये आंकड़े क्या दर्शाते हैं? तो ये जो आंकड़े हैं वो दर्शाते हैं आपके गुणित अनुपात के नियम को दर्शाते हैं। क्या दर्शाते हैं? गुणित अनुपात के नियम को दर्शाते हैं। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका ए ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तत्व के 2 समस्थानिकों का कौन से गुण भिन्न हो सकते हैं? देखिए समस्थानिक की बात करी गई है। अगर कोई तत्व है दोनों के जो परमाणु क्रमांक हैं आपस में बराबर हैं तो वो आपके समस्थानिक कहलाते हैं। इसमें कौन से गुण भिन्न हो सकते हैं? तो उसका जो परमाणु संख्या है वो तो भिन्न होगा नहीं, इलेक्ट्रॉनों संख्या जो होती है वो प्रोटॉनों संख्या के बराबर होती है। और यहाँ पे द्रव्यमान संख्या यानी कि द्रव्यमान संख्या जो होता है इसको हम परमाणु भार बोलते हैं। ठीक है, द्रव्यमान संख्या परमाणु भार हो गया, परमाणु संख्या जो है आपका इलेक्ट्रॉन की संख्या हो गई, यानी कि ये आपका ये परमाणु क्रमांक हो गया। तो देखिए समस्थानिक जो होता है, जैसे आप इसको बहुत ध्यान समझिएगा, जैसे कि अगर हम सोडियम इसकी बात कर लें, जैसे कि कोई एक एलिमेंट ले लीजिए, जैसे हाइड्रोजन की बात कर लें तो हाइड्रोजन के जो है आपके 3 समस्थानिक है, पोटेशियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम, इसके बारे में आपको पता होगा। अब जैसे अगर हम एग्जांपल ले लें, जैसे अगर हम ऑक्सीजन की बात कर लें तो ऑक्सीजन जो है इसका परमाणु भार कितना होता है? 16 होता है। परमाणु क्रमांक कितना होता है? 8 होता है। अगर हम कार्बन की बात कर लें तो कार्बन, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरियम, बोरॉन, कार्बन, यानी इसकी परमाणु क्रमांक जो है 6 होती है और इसका परमाणु भार जो होता है 12 होता है। अब इन दोनों में अगर तुलना किया जाए तो इसका परमाणु भार 8 है, इस क्रमांक 8 है, इसका 6 है, इसका 16 है, इसका 12 है। दोनों में अंतर कोई है, बहुत अंतर है, कोई में कोई भी इक्वलिटी नहीं दिख रही है। लेकिन मान लीजिए कोई ऐसा कंडीशन बनता है कि ऑक्सीजन है और एक आपका कार्बन है, कोई 2 ऐसे तत्व हैं जिसका जो परमाणु भार है वो आपस में बराबर हो जाए, यानी समझ रहे हैं, मान लीजिए ऑक्सीजन जो है इसका 8 16 है तो एक तत्व जो है वो आपका ऑक्सीजन के जैसा ही है, इसका जो परमाणु क्रमांक है वो 8 ही है लेकिन परमाणु भार जो है वो 20 है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं क्या एक चीज़ कि इन दोनों के जो परमाणु क्रमांक है तो वो बराबर हैं, तो ये जो तत्व हैं एक दूसरे के समस्थानिक कहलाते हैं। वहीं अगर ऐसा केस बनता कि जो दोनों तत्व हैं इनमें ये जो है वो 8 है, ये आपका 16 है, और यहाँ पे जो दूसरा तत्व है, मान लीजिए एक तत्व यहाँ पे है, अब इसमें मान लीजिए ये आपका 12 है और ये आपका 16 है, यानी दोनों आप देख रहे हैं इस कंडीशन में दोनों का जो परमाणु भार है वो आपस में बराबर है, तो इस कंडीशन में एक दूसरे के समभारिक कहलाते हैं। ठीक है, तो समस्थानिक और समभारिक आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर सी ऑप्शन जो है वो आपका भिन्न हो सकता है, यानी द्रव्यमान संख्या अगर अलग है तो समस्थानिक फिर भी वो कहला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड जो है वो होता है क्षारीय, उदासीन, अम्लीय या फिर उभयधर्मी? तो देखिए एल्यूमिनियम का जो ऑक्साइड होता है वो उभयधर्मी होता है। यहाँ पे याद रखिएगा, इसको प्रीवियस में पूछा गया था, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा द्रवण यानी कंडेंसन का रूप नहीं है? तो ओस यानी अब ड्यू की बात करी जा रही है, कुहरा, तुषार या फिर सहिम वृष्टि यानी ओलावृष्टि जिसे बोला जाता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा द्रवण कंडीशन का रूप नहीं है? द्रवण या रूप का यानी द्रव के रूप में नहीं होता है। तो देखिए ओस जो है ये आपका द्रव के रूप में होता है, यानी अगर ओस में आप बहुत टाइम तक खड़े हो जाएं तो आपके ऊपर एक पानी जैसा छोटी छोटी बूंदें इकट्ठी हो जाती हैं। या फिर आपने अगर सुबह के समय अगर आपने बाहर गए होंगे कहीं, ठीक है, तो अगर जो फूल पत्तियाँ होती हैं, पेड़ पौधे होते हैं, उन पर छोटे छोटे जो पानी के कण जो है दिखते हैं आपको, है तो ओस होते हैं। ओस जो है वो ठंडी के मौसम में अधिक पड़ते हैं। वो कोहरा भी इसका एक रूप है, धुंध जैसा दिखाई देता है, बहुत ज़्यादा कोहरा पड़ता है ठंडी के मौसम में। ठीक है, तो वो भी एक प्रकार से आर्द्रता जो है होती है वो वायुमंडल में बहुत ज़्यादा आर्द्रता हो जाती है, यानी अगर आप उस कोहरे में भी कुछ टाइम खड़े हो जाए तो आपके शरीर में छोटी छोटी बूंदें जो है पानी
फीकी आ जाती हैं। तुषार की बात करी गई है, तुषार यानी गर्मी की बात करी गई है, ठीक है। और अगर तुषार की बात कर लें यानी जो गर्मी में जो बारिश वगैरह होती है तो हल्की हल्की उसमें पानी जो बूंदें आती हैं उसकी बात करी जा रही है। अगर हम सही वृष्टि यानी ओलावृष्टि की बात कर लें यानी जो आपके पत्थर पड़ जाते हैं कभी कभी इस मौसम में अधिक पड़ते हैं, तो यह सही वृष्टि की बात करी जा रही है। तो देखिए ये जो है ये तीनों जो है एक प्रकार से द्रव के रूप में ही हमें दिखाई देते हैं, लेकिन जो ये आपका वृष्टि है ओलावृष्टि ये एक प्रकार से जो बर्फ़ का टुकड़ा है वो डायरेक्ट गिर जाता है, ठीक है। तो ये जो बर्फ़ का टुकड़ा है ये ठोस रूप होता है, ये द्रव के रूप में नहीं होता है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन लगाएंगे आप, आपका आंसर सही होगा। देखिए ये जो क्वेश्चन है वो काफ़ी इजी है और आपके एग्जाम में एक रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। एक आपको रिएक्शन दिया गया है, एक अभिक्रिया दी गई है, ZnO यानी जिंक ऑक्साइड है जो कि कार्बन के साथ रिएक्शन कर रहा है। अब देखिए प्राप्त क्या हो रहा है, जिंक प्राप्त हो रहा है और CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड प्राप्त हो रहा है। और आपको यहाँ पे पूछा गया है कि C यानी कार्बन निम्नलिखित में से किस एक रूप में कार्य कर रहा है। क्या ये अम्ल के रूप में कार्य कर रहा है, क्या ये क्षार के रूप में कार्य कर रहा है, क्या ये अपचायक के रूप में कार्य कर रहा है या फिर उपचायक के रूप में कार्य कर रहा है। तो आपको बताना है इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर आपको बता दें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कि आपका C जो है कर क्या रहा है। तो देखिए आपको एक चीज़ बता दें कि ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का किसी तत्व में जुड़ना या फिर हटना, ऑक्सीजन का जो हटना होता है यानी अगर आप इस रिएक्शन में देखें ZnO है, अब यहाँ पे रिएक्शन होने के बाद अगर ऑक्सीजन जो है वो हट जा रहा है तो वो अपचयन कहलाता है। जिंक ऑक्साइड था लेकिन यहाँ पे तो केवल जिंक ही बचा ना, तो ये अपचयन करा रहा है यानी ऑक्सीजन का हटना जो है वो अपचयन कहलाता है इसका। और इसके अलावा ऑक्सीजन का जुड़ना जो है वो जो रिएक्शन है वो ऑक्सीडेशन कराती है, यानी अगर जिंक है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, अगर आपको यहाँ पे ZnO प्राप्त हो रहा है तो ये आपका ऑक्सीडेशन कहलाएगा। ऑक्सीजन का हटना, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ऑक्सीजन का हटना, O2 का हटना जो है वो आपका क्या कहलाता है, अपचयन। और O2 का जुड़ना ये आपका ऑक्सीकरण कहलाता है। इसको आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है, याद रहेगा तो आप कर पाएंगे क्वेश्चन को इजीली, ठीक है। अब देखिए इसके अलावा आपको ये भी याद रखना है कि ऑक्सीजन का अपचयन होना यानी निकलना जो होता है अपचयन कहलाता है और जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है। देखिए यहाँ पर आप देखेंगे तो जिंक ऑक्साइड जो है वो कार्बन के साथ जिंक में अपचयित हो रहा है यानी ZnO है और बाद में Zn हो जा रहा है, अर्थात इसका C जो है इसका अपचयन कर रहा है। C जो है यानी कार्बन जो है वो ऑक्सीजन का अपचयन कर रहा है। इस आधार पर हम ये कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि C जो है वो अपचायक का कार्य कर रहा है, जो कार्बन है वो एक प्रकार से अपचायक का कार्य कर रहा है। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, यानी कि ZnO तो था और इसमें हम जब कार्बन जोड़ दे रहे हैं, कार्बन नहीं जोड़ते तो कुछ चेंज नहीं होता, ZnO प्राप्त हो जाता, लेकिन कार्बन जोड़ रहे हैं यही कारण है कि यहाँ पे हमको केवल जिंक प्राप्त हो रहा है और यहाँ पे CO प्राप्त हो जा रहा है। तो जो कार्बन है ना C जो है वो अपचयन कर दे रहा है किसका, ऑक्सीजन का, ठीक है। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा दोस्तों। ये क्लास है, चलिए क्लास को ये प्रिंट करते हैं। थैंक यू।